गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। देश के प्रधान मंत्री इस तरह का बयान देते हैं विवश होकर, जैसे एक कमज़ोर व्यक्ति दे रहा है कि आप दलितों को मत मारो, मुझे पीट लो, मुझे गोली मार लो। तो इससे अपराधियों को कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री को तो मार नहीं सकते और वो इस तरह का अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो कमज़ोर लोगों को शिकार बनाना, प्रधानमंत्री को शिकार नहीं बनाना। लेकिन इस तरह के बयान से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, क्योंकि जब खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा बल्कि तुम तो मुझे मार लो, ये कैसा ऐसा है बयान है कि एक प्रधानमंत्री इस तरह का बयान दे रहा है। जब तुम्हारे पास में पावर है, पूरे देश के अंदर आप कानून बनवा सकते हैं, कानूनों को लागू करवा सकते हैं और प्रशासन पर आप शिकंजा कस सकते हैं अगर ऐसे लोग अगर अत्याचार करें तो। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी के इसी बयान के बाद में लगातार एक से एक एट्रोसिटी बढ़ी। 22 नवंबर की घटना है ये, और 22 नवंबर को नीलेश नाम का लड़का है, नीलेश डालसानिया, जो एक टाइल्स की फैक्ट्री में काम करता है, जिस फैक्ट्री की मालकिन विभूति पटेल है। और विभूति पटेल उसके 18 दिन के तनख्वाह का पैसा नहीं देती है। जब तनख्वाह का पैसा नहीं देती है तो नीलेश कोशिश करता है कि उसकी तनख्वाह का पैसा मिल जाए, क्योंकि उसकी कहीं और नौकरी नहीं लगती है। वो बेचारा अनाथ बच्चा है, 2 भाई है वो। और नीलेश कहता है कि मेरी सैलरी दे दो, मुझे दूसरी जगह भी नौकरी नहीं मिल रही और मैं 1-1 रुपए के लिए परेशान हूँ। तो विभूति पटेल और उसका भाई उसको बुलाते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारी सैलरी दे देंगे हम। अपनी फैक्ट्री में बुलाते हैं और फैक्ट्री की पार्किंग में ले जाकर के उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं। लगभग 20 से 25 गुंडों को बुला करके बेल्टों से, लातों से, घूंसों से, बाल पकड़कर जैसे भी उनका हाथ लगता है उस लड़के को खूब मारा जाता है। उस लड़का को जब इतना मार देते हैं, शोर मच जाता है, तो आसपास के लोग आ जाते हैं और वहाँ की ट्रैफिक पुलिस आ जाती है और वो कहती है कि आप इसको क्यों मार रहे हैं। तो विभूति पटेल का भाई कहता है कि मेरी बहन को छेड़ता है, उससे पैसे मांगता है, हम इसलिए मार रहे हैं। तब पुलिस कहती है कि अगर ऐसा किया है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन है, थाना है, कोर्ट है, वहाँ जाइए, इसके खिलाफ FIR करिए, इसको पुलिस में दीजिए, आप क्यों मार रहे हैं अपने हाथ से। तो विभूति पटेल और उसका भाई कहता है कि नहीं, हम किसी कानून को नहीं मानते, हम तो इसको यहीं मारेंगे और यहीं पे इसको सजा देंगे। और इस बयान के बाद में उस लड़के को वो घसीटते हुए उसमें लिफ्ट में ले जाते हैं, लिफ्ट में ले जाके ऊपर ले जाके उसको फेंकने का इरादा होता है मार करके। लेकिन उसके बाद उनके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती है कि वो उस लड़के से एक वीडियो बनवाते हैं, नीलेश डालसानिया से, कि वीडियो में बोल के मैं विभूति पटेल को छेड़ता हूँ, विभूति पटेल से पैसे मांगता हूँ, विभूति पटेल जैसी और भी लड़कियों को मैं छेड़ता हूँ, मैं ये गंदा काम रोज करता हूँ। इस तरह की वीडियो उससे ज़बरदस्ती मार के बनवाई जाती है। कहा जाता है कि अगर नहीं बनाएगा तो हम तुझे यहाँ से फेंक देंगे, तुझे जान से मार देंगे। और ये वीडियो उससे बनवाई जाती है मार मार करके। उसके नाक से खून निकल आता है, कान से खून निकल आता है। तो उस लड़के को फिर ये सोच करके विभूति पटेल कहती है कि अब ये मर गया, इसे छोड़ दो वरना हम पर पुलिस केस हो जाएगा। ये सोचते हुए वो लोग उसको फेंक कर आ जाते हैं। उसका भाई इतने पुलिस ले आता है नीलेश डालसानिया का, और वो पुलिस के साथ कार्रवाई होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे SC/ST एट्रोसिटी पर लोग ये कहते हैं, जब हम एट्रोसिटी के केस लाते हैं, कि आप जातिवाद फैला रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर जातिवाद हो रहा है तब कोई भी नहीं बचाने आएगा, तब उसकी FIR में कोई भी पैरवी नहीं होती है। जब हम सब लोगों ने यहाँ से, हमें ये खबर मिली, हमने इसको पूरा पैरवी करी और पुलिस के साथ हम लोगों ने बातचीत करी, नीलेश के साथ बातचीत करी, और हम जैसे बहुत सारे वहाँ के लोकल सामाजिक लोगों ने उसमें एक्टिविटी दिखाई, तो उसकी FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज, पहले तो पुलिस ध्यान नहीं दे रही थी, उसके बाद जब सारे लोग एक्टिव हो गए तो पुलिस ने ध्यान देना शुरू किया। अभी मेरी नीलेश से बात हुई है, नीलेश बता रहा है कि अब पुलिस अच्छे से हमारा ध्यान रख रही है, पुलिस हमारे पैरवी भी कर रही है और हमारे केस को उसी दिशा में, सही दिशा में लेकर जा रही है। तो ये हालत वहाँ की स्थानीय है। ये कौन सा राज्य है जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं? गुजरात मॉडल, जिसको विकास का मॉडल कहा जाता है, जिसको स्मार्ट राज्य कहा जाता है, जिसको विकास राज्य कहा जाता है, उस राज्य में पता नहीं जनता का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, रोजगार का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन एट्रोसिटी का विकास खूब हो रहा है। वहाँ पर दलितों के शोषण का विकास खूब हो रहा है। वहाँ पर नीलेश डालसानिया जैसे 21 वर्षीय 22 वर्षीय युवाओं को इस कदर पीटा मारा जाता है, जब उनकी जान पर बनाती है तब उनको छोड़ा जाता है। ऊना का कांड आप देखते होंगे, 3 दलितों को गाड़ी में बांध करके शहर के चक्कर लगवाए गए थे। इस लड़के को भी इसी कदर मारा पीटा गया था। लेकिन इनको, इसमें जो विभूति नाम की जो महिला थी, जब उसको लगा कि मेरा पूरा करियर चौपट हो जाएगा और यहाँ 20-25 लोग जो मार रहे वो हो जाएगा, उसके दिमाग में जाने क्या आया कि उसने उसको मारते मारते, जान से मारने से इसको ये सोचकर छोड़ दिया कि अब ये मर चुका है,
और ये मर चुका है इसलिए भागो वहाँ से, उसको मरा जान करके वो भाग गए। तो ये जो पता नहीं कैसे वो बेचारा बच गया, आज बच गया है। तो आज देश के अंदर उसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि मेरठ में एक लड़के को, एक बच्चे को 12वीं क्लास के बच्चों को गिरफ्तार किडनैप करके उसके मुंह पर पेशाब किया गया। उसके बाद में अभी एक और यूपी का एक कांड हुआ है, बदायूं में एक बच्चा पानी पीने जाता है नल पर, सरकारी नल पर, तो वहाँ पर सामंती और जातिवादी लोग उस बच्चे को मारते, इतना पीटते हैं कि वो मर जाता है। यहाँ पर ये बच्चा मर जाता है नल से पानी पीने पे। ऐसे ही राजस्थान में जब जालोर का कांड होता है इंद्र मेघवाल का, तो वहाँ भी उस बच्चे को पीटते पीटते इतना पीटा जाता है कि वो बच्चा मर जाता है। यहाँ एक बच्चा मर जाता है, यहाँ मेरठ में ये घटना हो जाती है, उधर नीलेश दलसानिया के साथ हो जाता है। क्या देश के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, तो ऐसे बयान से, क्या प्रधानमंत्री जी के ऐसे बयान से आपको ये देखना समझना है कि ऐसे बयानों से क्या जो एट्रोसिटी के जो अपराधी हैं वो रुके, या अपराध लगातार कर रहे हैं, लगातार अपराध कर रहे हैं, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। इससे समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी इन अपराधों के खिलाफ नहीं है, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली वे में इनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अपराध का कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि वो शहर में हो रहा, गांव में हो रहा, देहात में हो रहा है या कस्बे में हो रहा है। जहां जहां जातिवादी सोच है वहां वहां अपराध हो रहा है। वो जातिवादी सोच तो ऊपर भी रहती है, नीचे भी रहती है। अभी बहुत सारे लोगों ने हमसे ये कहा कि भाई विभूति पटेल यानी वो तो ओबीसी है, और ओबीसी जो है एससी पर शोषण कर रहा है, और ओबीसी के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे SC/ST एक्ट के लगते हैं। SC/ST एक्ट के मुकदमों का सबसे ज्यादा पीड़ित जो है, परेशान जो है, वो ओबीसी समाज है। और ओबीसी समाज की जो ऊंची जाति है, जिन पर जमीनें हैं या बिजनेस है, वो लोग दलितों का शोषण करते हैं, उन पर आदिवासियों का शोषण करते हैं, और वो लोग अपने धन के घमंड में, और दूसरा ऊपर से चलाई गई धर्म की व्यवस्था, कहते हैं ना, वो ब्राह्मणों ने उनके दिमाग में भरा कि तुम भी ऊंचे हो और तुम्हारे नीचे ये दलित है, इनको पीटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो उनके कहने में ऐसा काम करते हैं, जितने भी ओबीसी, अगर पुजारियों के, धर्म के, या फिर ब्राह्मणों के कहने में, ब्राह्मणवाद के कहने में आकर के अगर वो SC/ST पर अत्याचार करते हैं, तो दवाई उनको पिलाई जाएगी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ठाकुर हो, जो भी हो। अपराध जो करेगा वहां पर एक्ट लगेगा। आप अपराध मत करिए ना। जरूरत क्यों पड़ी इस एट्रोसिटी एक्ट की? क्यों पड़ी? क्योंकि तुम करते थे। आज उसके जीते जागते सबूत हमने अभी 4 तो यहीं पर गिना दिए हैं। और उसके बाद में आप, उससे पहले 2016 का प्रधानमंत्री जी खुद बयान दे देंगे, दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार लो। इसका सीधा सीधा सवाल आप समझ सकते हैं, इससे पता चलता है कि दलितों पर एट्रोसिटी होती है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को ही बोलना पड़ रहा है। तो ऐसे केसों में अगर इन केसों को खत्म करना है, तो इस केसों को खत्म करने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग जो बयान हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी इस बयान की बजाय ये कह देते कि एट्रोसिटी एक्ट में गए हुए मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी और इससे कम उसको सजा नहीं मिलेगी, और ऐसे कार्यों में ऐसे एक्ट लगने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सुनवाई की जाएगी, तो देखते हैं कि फिर ये एट्रोसिटी एक्ट होते कि नहीं होते। ये एट्रोसिटी एक्ट जड़ से खत्म हो जाते। लेकिन जब हमारे देश के नेता ही इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो अपराधियों का तो मनोबल बढ़ेगा बिल्कुल। लेकिन अपर कास्ट के लोग ये कहते हैं कि जो SC एक्ट के केस होते हैं वो फर्जी होते हैं, वो झूठे होते हैं, उनमें लोगों को फंसाया जाता है, घटना होती नहीं है। जब IO उसमें जांच करता है तो फर्जी पाए जाते हैं, ऐसा कहते हैं वो। गलत। IO को खरीद लिया जाता है, IO के साथ में बैठ करके सिटिंग होती है। उस सिटिंग के दौरान IO के साथ इस तरह के केसों को थाने में ही दम तोड़ दिया जाता है, उनको वहीं पे मार दिया जाता है, उनको वहीं खत्म कर दिया जाता है। ऐसे केस, ऐसे जो एट्रोसिटी के केस हैं, वो 99% केस में 99% केसों की बात कर रही हूँ, जिनमें मैंने खुद पैरवी भी की है। ऐसे कितने केस हैं जिनमें FIR दर्ज नहीं करते हैं, पहली बात, और अगर FIR दर्ज हो जाती है तो सेटलमेंट करा देते हैं थाने में ही, और थाने से अगर कोर्ट तक चला जाता है तो पहले ही सुनवाई पर सेटलमेंट के लिए बिठा लिया जाता है जबरदस्ती। आपको पता होगा कि एक बदायूं में केस हुआ था जिसमें सेटलमेंट के लिए वो एट्रोसिटी का जो एक्ट वो लगा था, इन पर धारा लगी थी, तो उन्होंने क्या करा कि आप जो सामान्य धारा है, सामान्य धाराओं के मुकदमे को रहने दो, और एट्रोसिटी वाली जो बात है उससे तुम नकार दो, यानी कि उस पर सेटलमेंट कर लो। जब पार्टी ने सेटलमेंट करने से मना कर दिया तो पार्टी के एक व्यक्ति को जान से मार दिया, उसकी बहन को और उसकी मां को उसी के सामने रेप कर दिया। ये सेटलमेंट जबरदस्ती करवाए जाते हैं, और 99% केस ऐसे होते हैं जो थाने में खत्म कर दिए जाते हैं, कोर्ट तक नहीं पहुंचते हैं। जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहां भी उनके मुंह देखी बात चली जाती है, क्योंकि कोर्ट में भी बैठे हुए जो जज हैं वो भी कहीं ना कहीं जातिवादी जज होते हैं। एट्रोसिटी के जो जितने भी केस होते हैं, इनमें से केसों पर कार्रवाई नहीं होती है, और जो नकली केस होते हैं, जो झूठे केस होते हैं, जो केस होते हैं वो होते हैं अपर कास्ट की लड़कियों द्वारा SC OBC पर
376 वाले, अगर झूठे केसों की बात करें तो इस देश की कौन सी धारा ऐसी जिसका गलत इस्तेमाल नहीं होता? ऐसी कौन सी धारा जिसका गलत इस्तेमाल नहीं होता है? ऐसा कौन सा कानून है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाता है? हर कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कानून की बात करते हो तो 376 का सबसे ज्यादा मुकदमा घरों में पतियों पर लगा दिया जाता है, देवरों पर जेठों पर लगा दिया जाता है, दहेज उत्पीड़न का सबसे ज्यादा झूठा मुकदमा लगाया जाता है। तो ऐसे जो केस हैं इन पर इनके परिवर्तन की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो पीड़ित किससे बताते हैं कि हम एट्रोसिटी एक्ट से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। ये वही लोग कहते हैं जो जातिवाद के चलते उनको शोषण करना चाहते हैं, उनके ऊपर हमेशा शोषण करके अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, अपना जो गुस्सा है, अपनी जो जातिवादी सोच है उसको जाहिर करना चाहते हैं, जो कर नहीं पाते। लेकिन जो उत्तर भारत के कई राज्य हैं जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार, यहाँ तो लोग कहते हैं कि हरिजन एक्ट लगा देंगे। एक नया शब्द दिया हरिजन एक्ट, जबकि हरिजन शब्द जो है वो गैर संवैधानिक शब्द है। ये इसमें बैन लगा दिया गया कई राज्यों में। इस धारा से कोई इसे पुकारा जाता है गाँव में। देखिए, हरिजन शब्द गांधी जी ने दिया था, जो इस देश के अछूत थे उनको हरिजन कह करके बोला। बाबा साहब इस शब्द के खिलाफ थे और हरिजन का मतलब उन्होंने हरि का जन यानी कि हरि के बच्चे, भगवान के बच्चे। तो ये इस बात को बहन कुमारी मायावती जी ने भी एक बार अपने भाषण में शामिल किया था कि गांधी कौन होता है हमें हरि का जन कहने वाला। अगर हम हरि के जन हैं जिनका कोई बाप नहीं है तो गांधी भी तो हरि का जन है, वो भी तो भगवान का बच्चा है। तो उन्होंने इस तरह के बयान से उनकी इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस बयान से। तो इस बयान को उसके बाद में लड़ाई लड़ी गई, इस जो शब्द है हरिजन शब्द है कई राज्यों में बैन कर दिया गया और इस शब्द पर कार्यवाही भी हुई लोगों ने जब इस शब्द को उच्चारित किया गया। हमारी भी कई जगह पर इस तरह के सामने आता है कि भाई हरिजन एक्ट लगा है। तो हरिजन जो शब्द है वो गैर कानूनी है, इस शब्द को हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हरिजन बोलते ही पता चलता है कि वो बिना बाप की औलाद है। जो देवदासियों से उत्पन्न हुए बच्चे थे उनको हरिजन कहा गया, जिनके पिता का कुछ पता नहीं होता था उनको हरिजन कहा गया। तो हम लोगों को तो पिता का पता है, हमारा तो, और सबके बाबा का सबसे बड़ा बाप जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, हम तो उसके वंशज हैं। तो हम कैसे हरिजन हुए? हरिजन वो हुए जिनको पता ही नहीं है कि वो मनु की संतान है या किसकी संतान है, जिनको यही नहीं पता कि मुंह से पैदा हुए हैं, कान से पैदा हुए हैं या कहाँ भुजा से पैदा हुए हैं, वो होंगे हरिजन। हमें तो पता है हम कहाँ से पैदा हुए हैं, हम कैसे हरिजन हुए? देखिए, ये मानवाधिकार आयोग में मामला जा रहा है, इसकी हम लोग पूरी तरीके से पैरवी कर रहे हैं और ऐसे और भी केस जो देश के अंदर होंगे हमारे लोगों पर, हम इस पर पैरवी करेंगे। हमारी जितनी भी क्षमता है उस पर हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे समाज के साथ अभी तक न्याय के तरीके से अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पर ना उसके पास अच्छे सलाहकार नहीं है, कानूनी तौर पर उसके पास में सहयोगी नहीं है। यही कारण है कि वो निर्दोष होकर भी दोषी साबित कर दिया जाता है और शोषित होकर भी उसको, और शोषण थानों में, कोर्ट में, हर जगह पर उसका शोषण होता है। तो ऐसे केस में हमारी जितनी क्षमता है वो पूरा लगाएंगे, हमारी टीम लगी हुई है। और मैं खुद अभी नीलेश डालसानी से मैंने व्यक्तिगत तौर पर उससे बात की है और वो बता रहा है कि क्या क्या उसके साथ में आप बीती हुई, और आगे के लिए हम पूरी कार्रवाई पे एक्टिव हैं। और ऐसे और भी केस हमारे संज्ञान में आएंगे तो उस पर हम जितनी भी कानूनी रूप से हमारी सहायता है बनेगी वो सारी सहायता हम करेंगे।